तो कुछ ही देर में राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ रामनाथ कोविंद संसद भवन पहुंच चुके हैं। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है राहुल कि वो पहुंच जाएं और उसके बाद ये जो पहली प्रस्तावना है वो दाखिल हो जाए। 4 सेट दाखिल करेंगे, उसमें पहले जो प्रस्तावक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन यहाँ कई सवाल इसके साथ साथ खड़े हो रहे हैं और उसके साथ साथ राजनीतिक जो उठापटक है वो भी शुरू हो गई है। यहाँ सवाल सिर्फ अब राष्ट्रपति चुनाव तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब सवाल यहाँ बिहार की राजनीति पे भी उठने लगे हैं। संसद भवन में फिलहाल नामांकन के लिए मुख्यमंत्रियों का आना जारी है। इस बीच अब से थोड़ी देर में वहां पर कोविंद भी पहुंचेंगे और उनके साथ साथ प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे। 11:45 से 12 बजे का वक्त बताया गया। प्रभात जी, ब्रेक लिया था उससे पहले हम यही पूछ रहे थे कि कोई शुभ मुहूर्त निकाला है। खासतौर से आपसे ही पूछा गया था कि क्या आपने कोई मुहूर्त निकाला है 11:45 से 12 के बीच में? देखिए राहुल जी, राष्ट्र मुहूर्त होता है हमारा और निश्चित तौर पर अच्छे कार्य के लिए मुहूर्त की आवश्यकता होती है। वैसे तो हम सब लोग राष्ट्रीय कार्य करते हैं, हर समय राष्ट्र मुहूर्त है और वो निकला होगा तो उसमें ही भरेंगे। चलिए, राष्ट्र मुहूर्त है, लेकिन यहाँ दूसरा मुहूर्त जो कि इस वक्त विपक्ष में देखने को मिल रहा है वो बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा पुनिया साहब। वो दिखाई दे रहा है कि उससे आपके लिए दिक्कत ज्यादा बढ़ेंगी। आपके वो चेहरे जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे 2019 में अलग थलग नजर आ रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। सबसे पहले तो आपको कोविंद में जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, दिक्कत क्या है उनमें? उनको समर्थन देने में आपको परेशानी क्या है? अगर आप बात दलित की कर रहे हैं तो वो दलित हैं पहले से। क्या आपके ऊपर और कोई उनके ऊपर ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि नहीं, हम इस वजह से उनको समर्थन नहीं देना चाहेंगे? समझना चाह रहे हैं क्यों आप उनको समर्थन नहीं दे रहे हैं? देखिए, काफी दिनों से पहले जो बैठक हुई 17 दलों की इकट्ठी बैठक हुई और उन्होंने यही कहा कि हम पहला प्रयास होगा कि एक आम सहमति से एक कैंडिडेट तय किया जाए, राष्ट्रपति के लिए विवाद से ऊपर उठ के ये चुनाव हो। और उन्होंने प्रतीक्षा की सरकार की। सरकार से उम्मीद थी कि कोई ऐसा नाम प्रस्तावित करेंगे जो सबको सर्वमान्य होगा, लेकिन ऐसा ना करके सर सवाल वही हम पूछ रहे हैं आपसे। लोगों के पास गए तो आपको ये नाम मान्य क्यों नहीं है? अलग अलग दलों से मिले जरूर सर, ये नाम मान्य क्यों नहीं है? वही सवाल आपसे। लेकिन उन्हीं से नाम पूछ रहे हैं। सर वो तो आपकी अच्छी बात है, आपसे नाम पूछ रहे थे, बता देते आप नाम, आपने नहीं बताया। अब जब उन्होंने बता दिया तो आप समर्थन कर सकते थे ना। मैं तो सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आपको क्या दिक्कत है उनके नाम में? आप डिबेट में मतलब मजाक की बात नहीं है सर। मैं भी गंभीरता से कंसेंसस बनाना, आम राय बनाना, ये सरकार की जिम्मेवारी है। ये सरकार की जिम्मेवारी होती है और सरकार अपना नाम प्रस्तावित करता है। ये पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो रहा है। ये तो एक अच्छी परंपरा रही ना पुनिया साहब कि सरकार आपके पास जाकर के पूछ रही है कि आप अपना नाम बता दीजिए। मैं बड़ी गंभीरता से आपसे बात कर रहा हूं। ऐसी स्थिति में तो नाम क्यों नहीं बताया? नाम बता सकते थे आप। आम सहमति बनाने का ये तरीका नहीं है। आप मीरा कुमार आम सहमति बनाने का तरीका नहीं है ये। अब ये अलग बात हो गई। अब आप ये कह रहे हैं, अब मेरा सवाल अब जो आपसे सीधा है कि आपको कोविंद साहब के नाम से आखिर दिक्कत क्या है? नहीं, उनको क्या दिक्कत है? जब बेहतर कैंडिडेट है मीरा कुमार जी, एक राष्ट्र पूरे देश भर में उनकी एक छवि है, सब लोग उस चेहरे को पहचानते हैं, जानते हैं, तो इनको सरकार को उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? ये तो बड़ी अजीब बात है। रामनाथ कोविंद जी से बेहतर कैंडिडेट है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। साहब, यूपीए सरकार के लिए क्या आपत्ति है? यूपीए ने पहले अपना उम्मीदवार खड़ा किया या एनडीए ने अपना उम्मीदवार पहले खड़ा किया? नहीं, तो इससे क्या मतलब है? इससे मतलब यही है ना कि जब वो अपना उम्मीदवार ये है कि हमारे जो मीरा कुमार जी उससे बेहतर कैंडिडेट हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए। सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया जिससे कि एक नाम के ऊपर सहमति बने और एक नाम को लेके आगे चुनाव की आवश्यकता ही ना पड़े। साहब, आप ये सरकार की बात कर रहे हैं, आप अपने सहयोगी नीतीश कुमार को नहीं समझा पा रहे कि मीरा कुमार बहुत अच्छी कैंडिडेट है। सरकार तो छोड़ दीजिए, आप अपने सहयोगी नीतीश कुमार को ये समझा नहीं पा रहे कि मीरा कुमार बहुत अच्छी कैंडिडेट है। लालू प्रसाद यादव जी गए तो हैं और अगर समझा नहीं पाए तो बात करेंगे, समझाएंगे। नहीं, जो पता है कि तो चुनाव हो ही रहा है और प्रभात जी कल 60% बता रहे थे, 60% वोट है, आज 70% वोट बता रहे हैं। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे
और वो अकेले भाजपा के राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, पूरे देश के 125 करोड़ की आबादी के राष्ट्रपति बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पुनिया साहब। उनका जो भी चुने जाएंगे उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं इस बात को आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहना यही है कि ऐसी स्थिति में आपने एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया जिस पर आप अपने सहयोगियों के बीच भी राय नहीं बना सके, आम राय। तो क्या ये आपके लिए एक नुकसानदायक बात रही है? क्या इससे आपको दो तरफा हार देखने को मिल सकती है आंकड़ों के हिसाब से राष्ट्रपति चुनाव में और बिहार में समीकरण के हिसाब से? 17 दल ने समर्थन किया है, 17 दलों ने मिलके ये निर्णय लिया है। 17 दल एक साथ हैं और नीतीश कुमार जी ने भी, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारा साथ देंगे और लालू प्रसाद यादव जी के जो प्रयास हैं वो कामयाब होंगे। तो इसलिए विपक्षी दलों की एकता बरकरार है। 17 दल ऐसा लग रहा है प्रभात जी, फैसला लिया है। प्रभात जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कामयाब बीजेपी हो गई है? लालू यादव हो ना हो, लेकिन बीजेपी जरूर कामयाब हो गई। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूं बहुत महत्वपूर्ण। पहली बात तो मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। दूसरा प्रश्न है कि चलिए बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं मीरा कुमार जी, और हमारे मित्र जानते हैं पुनिया जी कि वो राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगी। क्या वो कांग्रेस का अध्यक्ष बना देंगे उनको? बहुत अच्छी है तो ये उनका आंतरिक मामला, लेकिन बहुत अच्छी है मीरा कुमार, तो कांग्रेस का अध्यक्ष को भी, और कितने दिनों से चुनाव हार रहे हैं। क्या पुनिया जी इस बात को स्वीकार करेंगे? क्या सोनिया जी से कहेंगे? देखिए, राजनीति के लिए राजनीति नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति, जैसा उन्होंने कहा कि 125 करोड़ की आबादी का राष्ट्रपति होगा जो जीतेगा, और मैंने 70% नहीं कहा है, मैंने 62% कहा है। अभी तक आगे क्या होता है मुझे पता नहीं। ठीक है प्रभात जी, हमारे साथ जीसी मल्होत्रा साहब हैं, संविधान विशेषज्ञ। जीसी मल्होत्रा साहब, क्या कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद है जो समीकरण अभी दिखाई दे रहे हैं सेकेंड चॉइस से भी? मोटे मोटे तौर से तो उम्मीद नहीं है, पर देखिए यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। तो एक दफ़ा वीवी गिरी और संजीव रेड्डी का इलेक्शन बड़ा इंटेंसली कंटेस्ट हुआ था। तो अगर कहीं कॉन्शियस वोट पे हो तो रिमोट चांस के ऊपर ही कांग्रेस और ओपोजिशन टिका हुआ है। अदरवाइज मोटे तौर पे उम्मीद तो नहीं लगती है कि कोविंद जी को हराया जा सकेगा, वही बनेंगे उनका होगा। पर क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और सीक्रेट बैलेट है, तो इसलिए उम्मीद दोनों तरफ से रखी जाती है। ठीक है, तो आलोक मेहता साहब, जब लड़ाई हारनी ही है तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत क्या है? कांग्रेस को पता है कि इस लड़ाई में हमें मुंह की खानी है, उससे एक मैसेज भी चला जाएगा कि आप राष्ट्रपति चुनाव में भी अपना एक कैंडिडेट उतार कर हार गए, अपनी जो आपकी सहयोगी पार्टियां हैं वो भी आपसे अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है। तो इस लड़ाई लड़ने की जरूरत थी क्या कांग्रेस को ऐसे मुहाने पर, ऐसे मोड़ पर? देखिए, कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, ये इसमें कोई शक नहीं है ना। सारी दुनिया जानती है, मेरा देश जानता है कि किस तरह से कांग्रेस कमज़ोर हो गई है। ऐसी हालत में आपकी बात ठीक है कि चाहे वो जैसे कहते हैं मरता क्या न करता वाली स्थिति जब आती है तो लगता है कि नहीं, अपने अस्तित्व के लिए ये दिखाते रहना। देखिए, इसमें एक दो बात मैं कहना चाहूँगा। कांग्रेस शायद और अच्छा कर सकती थी, पुनिया जी शायद सहमत हो, कि कोई ऐसा गैर राजनीतिक उम्मीदवार यदि ला देती या अपोजिशन का। कांग्रेस का समस्या थोड़ी सी यही रही है कि वो हमेशा अपर हैंड रखना चाहती है। क्या बेहतर नहीं होता कि कोई ऐसा कैंडिडेट देते जो दूसरे ही उम्मीदवार को वो स्वीकार कर लेते? कई बीच में चर्चा चली थी, मैंने नीतीश कुमार के कैंप से भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन शरद यादव का नाम मान लीजिए, प्रभात झा भी अभी जिसे पुरानी चर्चा कर रहे थे, वो भी उस समय संघर्ष जेपी मूवमेंट के साथी थे। यदि कांग्रेस कहती देखिए हम उनको करते, बीजेपी को कहती कि आप समर्थन करिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ये चाहती थी हमारा कैंडिडेट। इसीलिए जो कुछ लोग उनके साथ नहीं गए हैं कांग्रेस के, उसकी वजह है कि कांग्रेस अभी भी दिखाना चाहती है कि मैं ही सत्ता में हूँ, मैं ही सत्ता में रहूंगी। वो उसकी समस्या बड़ा भाई होने का, जबकि ये सही एक बड़ा दल है, राष्ट्रीय दल है। लेकिन जब ऐसे मौके आते हैं, एक बात मैं फिर जोड़ूंगा अभी, जबकि वैसे प्रभात झा जी बहुत सही बात कही थी, पुनिया जी ने 80 की बात कर दी, लेकिन सही ये है कि चरण सिंह जी को समर्थन किया था उससे पहले 79 में, उससे बेहतर कांग्रेस से ही पुराने जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे जगजीवन राम। यदि कांग्रेस चाहती, जनता पार्टी टूट रही थी,
उस समय में यदि जगजीवन राम, चूंकि सही बात यह है कि 77 में भी, ये पुनिया जी ने इतना तो सही कहा कि 77 में ये मौका आया था, हम सब उसके गवाह हैं, हम जब रिपोर्टिंग भी करते थे कि किस तरह से जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, कई कारणों से, उसमें कई लोग शामिल थे, ऐसा ही भी है। लेकिन 79 में ऐसा मौका था जब घर वापसी इसको कहते हैं, जगजीवन राम जी को पुनिया जी तब स्वीकार करके दिया जाते तो शायद, और लेकिन होता यही है कांग्रेस में कि हम चंद्रशेखर जी के साथ हुआ, उसके बाद चरण सिंह के साथ तो पहले ही हो गया था, तो ऐसी स्थिति में यही कांग्रेस की थोड़ी समस्या है, आज कोई दूसरे को नेता बना जवाब देने लायक रहती है और जवाब दे पाती है।